नमस्कार, मैं हूं अनिकेत सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 45। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने सीतामढ़ी के पुनौरा में भव्य मां जानकी मंदिर का शिलान्यास किया, जिसे लेकर बिहार में सियासी बयानबाजी जोरों पर है। वैसे माता सीता की जन्मस्थली मिथिलांचल का इलाका बिहार की सियासत का धूरी माना जाता है। जैसे दिल्ली का सत्ता का रास्ता जिस तरह से यूपी से होकर जाता है, ठीक है इसी तरह से बिहार की सत्ता का रास्ता मिथिलांचल के इलाके से तय होता है। ऐसे में बीजेपी मिथिलांचल इलाके में विशेष ध्यान कर रही है। वहीं पुनौरा धाम में मां जानकी मंदिर का शिलान्यास बिहार विधानसभा चुनाव से पहले करना, यानी सियासी समीकरण सेट करने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट को देखिए, फिर इस पर चर्चा करते हैं। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जानकी मंदिर का शिलान्यास कर सूबे के राजनीति समीकरण सेट करने की कवायद की है। ऐसे में बिहार चुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है और हो क्यों ना, लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने राम मंदिर का उद्घाटन कर सियासी एजेंडा सेट किया था। अब बिहार चुनाव से पहले माता सीता के नाम मिथिलांचल में सियासी जमीन को साधने की हर दाव आजमा रही है। वहीं आरजेडी प्रदेश प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि यूपी चुनाव के ठीक पहले भगवान श्री राम के नाम पर जिस तरह से सियासत बीजेपी ने की थी, उसी का नतीजा है कि 400 सीटों की बात करते करते बीजेपी 240 सीटों पर ही सिमट गई। देखिए, सीतामढ़ी में मां सीता के मंदिर निर्माण को लेकर के महागठबंधन का जब सरकार था, उसी समय ये तय हो गया था। 20 वर्षों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, एनडीए की सरकार है। 11 वर्षों से केंद्र में सरकार है, तो मां सीता याद नहीं आई। अब चुनाव का समय है, सरकार का विदाई का समय है, तो अब मां सीता को याद कर रहे हैं, मां सीता के नाम पर सियासत कर रहे हैं बीजेपी वाले। ये तो जय श्री राम का नारा लगाने वाले लोग हैं, हम लोग जय सिया राम वाले हैं। तो मां सीता का मंदिर के नाम पर सियासत कर रही है ये सरकार, लेकिन मां सीता का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। वहीं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने कहा कि सनातन धर्मावलंबियों के आज का दिन गौरवशाली है, जबकि आरजेडी के लोग सत्ता के लिए अपने संस्कार और संस्कृति को भुलाकर समाजवादी से नमाजवादी हो गए हैं। राजद अपनी गाल बजाना बखूबी जानता है। राजद के लोगों ने कभी अपना चेहरा जनता जनार्दन के आईने में देखना मुनासिब नहीं समझा और ये लोग अपने मुंह मियां मिट्ठू बनते फिरते हैं। सनातन धर्मावलंबियों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक और गौरवशाली दिन है। राजद के लोग सत्ता के लिए अपने संस्कार और संस्कृति को भुलाकर समाजवादी से नमाजवादी हो गए हैं। अब चुनाव में मौकापरस्त राजद को जनता जब फिर धूल चटाएगी, तब उनके होश ठिकाने आएंगे। वहीं आरजेडी पर हमला करते हुए जेडीयू के प्रवक्ता पूजा एन शर्मा ने कहा कि मां जानकी के मंदिर निर्माण से देश की जनता में खुशी की लहर है। ऐसे में राजनीति नहीं होना चाहिए, जबकि सरकार के इस फैसले से विपक्ष पूरी तरीके से भय की स्थिति में है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा पुनौरा धाम में मां जानकी मंदिर की स्थापना करना एक अति सराहनीय पहल है। इससे न सिर्फ सीतामढ़ी के लोगों में बल्कि पूरे बिहार वासियों में और पूरे भारतवर्ष में एक खुशी की लहर दौड़ उठी है। विपक्ष भय की स्थिति में आ चुका है, क्योंकि मां सीता का आशीर्वाद एनडीए की सरकार को मिलने वाला है और इसका श्रेय लेना इनकी विपक्ष की नई रणनीति चल रही है। लेकिन विपक्ष यह भूल गया है कि यह श्रेय लेने की रणनीति एक निरर्थक प्रयास है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश मुखिया बिंद ने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी को कुछ करना नहीं है, सिर्फ मंदिर मस्जिद के नाम पर देश की जनता को उलझा कर रखा है। 2024 लोकसभा से पहले बीजेपी ने अयोध्या में श्री राम मंदिर अयोध्या में बनवाया, मगर अयोध्या ही हार गए। बीजेपी को कुछ करना नहीं है, सिर्फ मंदिर मस्जिद में जनता को उलझा कर रखना है। 2024 लोकसभा से पहले बीजेपी ने अयोध्या में राम मंदिर बनाया, जनता ने इनको सबक सिखा दिया, खुद अयोध्या सीट से ही इनके सांसद हार गए। अब बिहार में 2025 का विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। जनता को गुमराह करने के लिए ये सीता माता का मंदिर सीतामढ़ी में बनवा रहे हैं। बिहार का जनता इस चक्कर में पड़ने वाला नहीं है। जैसे अयोध्या में लोगों ने सबक सिखाया, उसी तरह बिहार के लोगों ने भी बीजेपी को सबक सिखाएंगे। वैसे तो राजनीति में समय के साथ समीकरण सेट करने के लिए हर तरह के दाव पेच आजमाए जाते हैं,
लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जानकी मंदिर का शिलान्यास कर चुनावी बिसात बिछा दी है। ऐसे में अब ये देखना होगा कि राम मंदिर के तरह पुनेरा धाम कैसे चुनाव में जीत दिलाएगी। ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट टीवी 45। तो बिहार में जो मिथिलांचल जीता, सत्ता उसकी। पुनर्धाम मंदिर का निर्माण के लिए आज शिलान्यास किया गया। ऐसे में बिहार की सियासत जो है गरमाई हुई है और लगातार विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि आखिर इतने सालों से नीतीश कुमार को मंदिर निर्माण की याद क्यों नहीं आ रही थी। जब चुनाव आया है तो अब मंदिर की राजनीति कर रहे हैं। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता निखिल कुमार जी, साथ ही साथ माले नेता आपको बता दें कुमार परवेश, वहीं आरजेडी नेता इंजीनियर दीपक कुमार, साथ ही साथ आपको बता दें बीजेपी प्रवक्ता नीतीश कुमार और जन स्वराज के प्रवक्ता सोनल सिंह, साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार संजय कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे दीपक जी? जी बिल्कुल, हमारे साथ मनोज मनु जी भी जुड़े हुए, साथ ही साथ संजय जी भी जुड़े हुए। पहले संजय जी के पास चलते हैं। संजय जी क्या कहेंगे जिस तरीके से मिथिलांचल की बात हो रही है, यानी कि मिथिलांचल जो जीता, सत्ता उसकी, और ऐसे में चुनावी साल में अब शिलान्यास किया गया है और विपक्ष सवाल उठा रही है कितने सालों तक याद नहीं आया था और अब जाकर याद आया है। देखिए, आज अमित शाह जी ने अपना एजेंडा सेट कर दिया जी। उन्होंने बताया कि बिहार में हम चुनाव सांप्रदायिकता के आधार पर लड़ेंगे और हिंदू वोटों का कंसोलिडेशन करेंगे। इसीलिए जिस बिहार में इतनी गरीबी है, गुर्बत है, जहां लोगों के लिए खाना मुश्किल है, जीडीपी पर कैपिटा में बिहार सबसे नीचे है पूरे देश में, वहां आप 900 करोड़ रुपया एक मंदिर को बनाने में वो आपकी प्रायोरिटी है। यानी आप बताना चाहते हैं कि हमारी प्रायोरिटी विकास नहीं है, हमारी प्रायोरिटी गरीबों का भोजन नहीं है, हमारी प्रायोरिटी मंदिर है। ठीक है, एक पॉलिटिकल पार्टी का अपना स्टैंड है, मैं इसमें कोई ये नहीं कहता कि वो सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं जी। मगर मगर उन्होंने अपना चुनावी एजेंडा सेट किया कि हम हिंदुत्व के नाम पे बिहार में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। दूसरा जो उन्होंने इम्पोर्टेंट बात कही कि मिथिलांचल का बहुत विकास हो जाएगा, इससे हर जो धर्म का जो वहाँ पे स्थान है उसका वो विकास करेंगे। लेकिन एक चीज देखने की बात है कि मिथिलांचल के इलाके में और चंपारण के इलाके में पहले से बीजेपी बहुत मजबूत है। वहाँ बीजेपी को बहुत ताकत लगाने की जरूरत नहीं है। इस चुनाव में भी मुझे लगता है वो सवर्णों का इलाका है और वहाँ बीजेपी को ऐसे भी ज्यादा वोट आने की संभावना है, ज्यादा सीट आने की संभावना है। वो घुसपैठिए की बात कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि वो घुसपैठिए अगर लाखों की तादाद में बिहार में आ गए हैं तो उसका जिम्मेदार कौन है। वो खुद गृह मंत्री हैं और कह रहे हैं कि बिहार में घुसपैठिए हैं। अरे घुसपैठिए रोकने का काम गृह मंत्रालय का है, लेकिन आप उन घुसपैठियों को नहीं रोक पा रहे हैं और आप उसका दोष विपक्ष पे डाल रहे हैं। इसके लिए अगर देश के किसी भी हिस्से में कोई घुसपैठिया है तो उसका दोषी विपक्ष कैसे हो सकता है, जबकि चुनाव आयोग ने जो एसआईआर पे अपना हलफनामा दिया है 800 पन्ने का सुप्रीम कोर्ट में, उसमें एक भी घुसपैठिया का नाम नहीं बताया है। चुनाव आयोग जो रोज प्रेस रिलीज जारी करता है उसमें कहीं भी घुसपैठिए का कोई जिक्र नहीं है। और अंत में जो मैं कहना चाहता हूं इस समय में कि अमित शाह जी ने कहा कि एनडीए की सरकार बनेगी जी। उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि नीतीश कुमार हमारे चीफ मिनिस्टर होंगे। उन्होंने सम्राट चौधरी को आगे रखा, पूजा पाठ में सम्राट चौधरी उसके साथ रहे। नीतीश कुमार जी ने बस उनका थाल को छू दिया एक बार दो बार, और अंत में जो है वो बार बार उन्होंने कहा अमित शाह ने कि एनडीए की सरकार बिहार में बनने वाली है। उन्होंने नीतीश कुमार के सामने वो कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए या वो कहना नहीं चाहते थे कि एनडीए की सरकार बनेगी और नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर बनेंगे, ये उन्होंने नहीं कहा। ये सबसे बड़ा टेक अवे है आज अमित शाह के। जी बिल्कुल, जरा नीतीश जी के पास चलते हैं। नीतीश जी क्या कहेंगे, आप ही के पास आ रहे हैं, बड़ी बात कह रहे हैं। एक तो मिथिलांचल की चाबी 60 सीट तकरीबन, ये कह रहे हैं कि आप पहले से मजबूत है, फिर विकास की बात छोड़ करके आप वोट बैंक की राजनीति जो है मंदिर को लेकर के कह रहे हैं। आप समझ लीजिए सर, हमारा देश
भगवान श्री राम का देश है, तो भगवान श्री राम और माता जानकी का सम्मान तो होना ही चाहिए। तो चुनाव से पहले ही याद आता है। लेकिन समझ लीजिए, बात को समझ लीजिए। हम लोगों ने गरीबों के लिए भी काम किया, विकास के लिए भी काम किया। ऐसा नहीं है कि मिथिलांचल, पूरे बिहार में हम लोग का सीट आ रहा है और हम लोग सरकार अच्छी बहुमत से बनाने जा रहे हैं। पूरा एनडीए एकजुट है और एनडीए का मतलब है कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी, निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी या नीतीश कुमार की जोड़ी डबल इंजन की सरकार बिहार में विकास की रफ्तार को आगे ले जा रही है और बिहार का विकास हो रहा है। ऐसा कहीं नहीं है। यदि वहां से माता जानकी के भूमि से वहां से ट्रेन चल रही है और सीधे दिल्ली जा रही है गोरखपुर होते हुए, तो वहां के लोगों के लिए, गरीबों के लिए बहुत बड़ी राहत है जो दिल्ली में रहते हैं और बिहार मिथिलांचल में माता सीता की धरती से आते हैं। तो अमित शाह जी ने जो पैकेज दिया, वहां पर जो घोषणा की, तो धर्म के साथ साथ गरीब के विकास का मुद्दा को भी जोड़ा गया है। माता जानकी का मांग था, वहां के लोगों का मांग था कि वहां मंदिर का निर्माण होना चाहिए। जिस प्रकार से भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में बना, तो माता जानकी का भी मंदिर मिथिलांचल में सीतामढ़ी में बनना था। यह तय हो चुका था, पहले से ही तय था। वहां की जनता की मांग थी, पूरे बिहार की जनता की मांग थी। तो अमित शाह जी ने उसका उद्घाटन किया नीतीश कुमार जी के साथ। तो इसमें कोई ये नहीं है, इसमें कोई राजनीति का भी। जी बिल्कुल, आते हैं आपके पास, जरा निखिल जी के पास चलते हैं। निखिल जी, जी बिल्कुल आते हैं आपके पास, जरा निखिल जी के पास चलते हैं। निखिल जी, क्या कहेंगे? ये पुनौरा धाम से चुनावी दाव है, एक तरफ लोकसभा चुनाव में राम मंदिर, अब सीता मंदिर बिहार चुनाव से पहले। देखिए, ये लोग जितना ही धर्म के धंधे में घुसेंगे ना, राजनीति से जी कहेंगे, ये लोग धर्म को धंधा बनाना चाहते हैं। धर्म आस्था का विषय है और आप और हम जब पूजा करते हैं तो भगवान को दिखावा नहीं करते हैं। दिखावा पूजा नहीं हो सकता है, पहली बात तो ये है। अब आपको आते हैं राजनीतिक बातों पे। जी, राजनीतिक बातों में जब आप जाएंगे तो देखेंगे कि इनका जो इतिहास रहा है, 90 के पहले भाजपा कभी कोई धार्मिक अपने आप को कभी बताई भी नहीं थी। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जब मैं आता हूं तो मुझे दो कॉन्टेक्स्ट याद आता है। एक जो कि विधानसभा में प्रेमचंद मिश्रा जी एमएलसी थे, तो उन्होंने पूछा था कि भाई हमारे पुनौरा धाम का उत्थान कब होगा, कैसे होगा। तो उसके लिए कहा था, जवाब आया सरकार की तरफ से, इसके लिए कोई अभी हमारे यहाँ कोई चर्चा का विषय नहीं है। यही सवाल राज्यसभा में किसी भाजपा के सांसद ने पूछा था, तो राज्यसभा में इस विषय को लेकर, माता जानकी को लेकर कहा गया कि भैया ये मतलब वो उनको मतलब मानते ही नहीं है कि वो मतलब ये है, साक्ष्य उनके पास नहीं है, ऐसा उन्होंने जवाब दिया। तो बात क्या है कि ये द्वंद खुद में है कि अब किसको ये बुड़बक बनाने के लिए चले हैं, ये सोचने की बात है। बिहार की सुधी जनता जो है वो जागरूक है, समझदार है, उनको पता है कि ये लोग जो है सिर्फ ठगने के लिए, धर्म के नाम पर जो है ठगने के लिए आ रहे हैं। वो ठगुआ है ये लोग, वो चोरवा है ये लोग। तो इनके लिए जो है जनता तैयार बैठी हुई है, डंडे लेकर बैठी हुई है कि इनको अब सत्ता से खदेड़ देना है। जी बिल्कुल, दीपक जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आरजेडी के प्रवक्ता। दीपक जी, क्या कहेंगे? जिस तरीके से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है दीपक जी। जिस तरीके से अभी संजय जी भी कह रहे थे कि हम बात कर रहे थे मिथिलांचल की जो सीट है, मिथिलांचल को साधने की तैयारी चल रही है, और दीपक जी यहाँ संजय जी समझा भी रहे थे, लेकिन उनका कहना है कि पहले से ही वोट बैंक जो है बीजेपी के पास है, एनडीए के पास है, फिर इसकी जरूरत नहीं है। क्या लग रहा है, वोट बैंक की राजनीति चल रही है, इसलिए सारा कुछ हो रहा है फिलहाल अभी? अनिकेत जी नमस्कार। अनिकेत जी, आजादी के पहली बार ऐसा लग रहा है कि भारत के ऐसे गृह मंत्री बने हैं जो कि अपने ही गलती पर जोर से बोलते हैं और दबदबा के बोलते हैं। आप बताइए, 11 साल से केंद्र में आप हैं, 20 साल से बिहार राज्य में आप हैं और कहते हैं लालू प्रसाद यादव घुसपैठियों को बचाना चाह रहा है। बोलो मिथिलांचल के लोगों, एसआईआर होकर इस घुसपैठियों को बाहर करे कि नहीं करें? बिहार के युवाओं का रोजगार छीन रहा है ये बांग्लादेशी। अरे भाई, हमें तो शर्म लग रहा है अनिकेत जी हमें बोलने में, और ये देश के गृह मंत्री हैं। मतलब चोर
कहावत है गांव की, चोर बोले जोर से, और हजारों लाख आम जनता के बीच में जोर से बोल रहे हैं, विपक्ष पर जो है मतलब वो आरोप लगा रहे हैं अपना गलती को। भाई आप 20 साल से और 11 साल से, क्या आप 11 साल से इस बांग्लादेशियों को, इन नेपालियों को, इन म्यांमार वाले को आप चुन कर बाहर नहीं कर पाए? इसका मतलब है कि 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुआ है इन बांग्लादेशियों के वोटर से हुआ है, तो इस चुनाव को रद्द किया जाए। मैं जोर से बोल रहा हूं, जितना भी एमपी है इस बिहार राज्य का 40, इसको रद्द करके पुनः चुनाव करवाया जाए बिहार में। हमें तो समझ में नहीं आता है कौन इनका भाषण लिख रहा है, कौन ज्ञानी है इस गृह मंत्री को कि अमित शाह जी का कि ये इस तरह का बयान लिखने वाला अनिकेत जी। और पहली बार भारत में अनेकों गृह मंत्री रहे हैं, होम मिनिस्टर, लोग तमाम छोटी घटनाओं पर जो इस्तीफा देते थे, और ये पहलगांव जैसे घटनाएं पर जो है चुपचाप 100 दिन तक, और उसके बाद 99 दिन आते हैं तो क्या कहते हैं, ऑपरेशन महादेव के माध्यम से। अरे भाई ये देश है, ये संविधान से चलता है, लोकतांत्रिक देश है, आप कहां ले जा रहे देश को? आप जिस धर्म की ओर, देख लीजिए इस देश में अगर भारत में गांधी जी जैसे महापुरुष और जवाहरलाल नेहरू जैसे महापुरुष नहीं होता तो इस देश को जिस तरह से IIM, IIT, एम्स मिला है, नहीं मिलता। उस समय जब देश आजाद हुआ था निकेत जी, तो तमाम देश के हिंदू आए थे दक्षिणी भारत के कोई मंदिर के बारे में, इन्हें पुनः निर्माण किया जाए, तो महात्मा गांधी जी और नेहरू जी ने कहा था। लेकिन दीपक जी एक सवाल है, अभी सवाल उठ रहा है पुनौरा धाम को लेकर के, पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित किया जा रहा है, अगर इस तरीके से विकसित होगा तो लोग वहां पर पहुंचेंगे, रोजगार मिलेगा आसपास के लोगों को, यह भी तो देखना चाहिए। उन्हीं मुद्दों पे आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा सुन लेते हैं नितेश जी, जरा सुन लेते हैं। रक्षा करने का मंदिर बनाने के लिए आप सरकार का काम है वो तमाम देश के नागरिक जो पिछले पायदान पे है, जो शिक्षित है, उसे शिक्षित करना, जिसे स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं पहुंच पा रहा है उसे स्वास्थ्य व्यवस्था पहुंचाना, उसे रोजगार देना। लेकिन ये 900 करोड़ रुपया आप देख लीजिए किस तरह से, अगर यही 900 करोड़ एक कल कारखाना अगर बिहार में खुल जाता तो लाखों बिहार के युवाओं को नौकरी मिलता। चलिए ठीक है, आपका कहना है कि विकास कार्यों में लगाना चाहिए था। नितेश जी क्या कहेंगे? आते हैं, दीपक जी आते हैं आपके पास। दीपक जी आते हैं। नितेश जी क्यों नहीं लगा रहे 900 करोड़ रुपए कल कारखानों पे? विकास की क्यों नहीं बात कर रहे आप? ये मंदिर मस्जिद क्यों कर रहे हैं? चुनाव आ रहा है इसलिए? देखिए हम लोग विकास भी कर रहे हैं और बिहार की आस्था, देश की आस्था, धर्म की आस्था को भी रखते हुए मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। क्या महागठबंधन वाले तो चाहते हैं कि देश मतलब पाकिस्तान इस देश के हिंदू सक्षम है मंदिर बनाने के लिए, भारत सरकार की जरूरत नहीं है। इस देश के हिंदू सक्षम है मंदिर बनाने के लिए, भारत सरकार को एक एक करके लूटने वाले लोग हैं, ये लोग लूटने का काम किए हैं। जिस प्रकार से बिहार के लोगों को लूटने का काम किया राष्ट्रीय जनता दल ने, किससे छुपा हुआ नहीं है। चंदा चोर भी बोलता है, चंदा चोर बोल रहा है कि लूटते हैं। स्थिति क्या है आपसे छिपा हुआ? सारे भ्रष्टाचारी जिनके पास जिनके पार्टी में हो वो कह रहे हैं लूटते हैं। अरे बेशर्मी की भी एक सीमा होती है नितेश बाबू। बेशर्मी को जो है थोड़ा सा समेट के रखिए। आपसे छिपा हुआ नहीं है, आपसे छिपा हुआ नहीं है। अरे भैया आप उस पार्टी के हैं, अरे भैया उस पार्टी के हैं आप जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष जेल गया है 1 लाख रुपए का घूस लेते हुए। अरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेल गया, बेशर्मी का सीमा होता है, बेशर्मी का सीमा होता है। आप लोगों ने देश को दलदल में ढकेलने का काम किया। देश की स्थिति सुधर रही है, मजबूत हो रही है। इधर मजबूत कर दिए। देश को छोड़ते हैं बिहार पर आते हैं, देश को छोड़ देते हैं बिहार पर आते हैं, मिथिलांचल की चर्चा करते हैं। जनता आपको माफ नहीं करने जा रही है। गलबनिया करने वाला, गला मिलने वाला, आज विदेश नीति देख लीजिए, ट्रंप जो है इन्हें होर्डिंग ट्रंप करने वाले, जय जय ट्रंप सियाराम जपने वाले आज जो है ट्रंप के नतमस्तक हो चुके हैं, जवाब नहीं दे पा रहे हैं। यही विदेश नीति 11 साल से ढोल एक एक करके बोले।
नितेश भाई एक चीज याद रहा, आप लोग ट्रंप की भी पूजा करते थे। ट्रंप के लिए बहुत पूजा पाठ किए थे, बेचारे की सत्ता चली गई। जब से आया है तब से जो है ना, भारत पे आपके कारण नुकसान हो रहा है, भारत का नुकसान करवा दिए आप लोग। भारत देखिए आज दुनिया की सबसे शक्तिशाली देश बन गई है और चौथी अर्थव्यवस्था है, तो इसके लेकर ट्रंप अरे तो गरीबी कैसे बढ़ा दिए तब? चौथी अर्थव्यवस्था में अगर नहीं बढ़ा है। बिहार की बात करते हैं, भारत की बात छोड़ देते हैं, बिहार पर आते हैं। निखिल जी बिहार पर आते हैं, बिहार पर चर्चा करते हैं। जी आते हैं आप सबके पास, संजय जी के पास चलते हैं। आ रहे हैं आपके पास, दीपक जी आते हैं आपके पास। संजय जी, ऐसा नहीं लग रहा कि बिहार पर चर्चा होते होते पूरे देश पर चला गया और बिहार के विकास की बात कोई नहीं कर रहा? जी आते हैं आप सभी के पास। संजय जी, बात जो है बिहार से निकलकर पूरे देश पर पहुंच गया, यहां बिहार की बात हो रही है। जी ऐसा नहीं लग रहा कि जी देखिए, चर्चा आज बिहार पे होनी चाहिए और अमित शाह जी आए, अच्छा है। मंदिर का विकास होगा तो आसपास के इलाकों का विकास होगा, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है जी। जैसे एक आदमी की उम्र हर साल बढ़ जाती है। आते हैं नितेश जी आपके पास, जरा सुन लेते हैं। एक मिनट सुन लीजिए, नितेश जी सुन लेते हैं। देखिए, जैसे लोगों की उम्र बढ़ती है वैसे ही देश का विकास, राज्य का विकास, जिले का विकास भी होता रहता है जी। जैसे अगले साल नितेश जी की उम्र 1 साल बढ़ जाएगी, उसके अगले साल फिर 1 साल बढ़ जाएगी, तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। अब सवाल है कि जब वहां पे 900 करोड़ रुपए का निवेश होगा उस इलाके में, तो जाहिर सी बात है कि सुविधाएं बढ़ेंगी, रेल की सुविधा बढ़ेगी, बस की सुविधा बढ़ेगी, लोगों के रहने की सुविधा बढ़ेगी, तो थोड़ा बहुत पर्यटन भी बढ़ेगा। लेकिन ये अगर कहना है कि इससे कोई एस्ट्रोनॉमिकल विकास हो जाएगा, कोई चमत्कारिक विकास हो जाएगा, तो ये नहीं होने जा रहा है। आप देखिए कि जब अयोध्या में मंदिर बना तो डेली जो है 6 फ्लाइट जा रही थी दिल्ली से वाराणसी, और जो है अयोध्या जा रही थी, और आज की तारीख में क्या है, 1 फ्लाइट है। दिल्ली से अगर आपको अयोध्या जाना है तो एक ही फ्लाइट है, 1:40 पर, बाकी सारी फ्लाइट बंद हो चुकी है, और जो 1 फ्लाइट है वो भी आधी खाली जाती है। तो देखिए, मंदिर के या मस्जिद के विकास से कोई आम लोगों को रोजगार बहुत मिल जाएगा, उनका बड़ा विकास हो जाएगा, उनके जीवन में खुशहाली आ जाएगी, ये कहना बहुत मुश्किल है, असंभव है। और देखिए, जब इस तरह का विकास आता है तो अपने साथ विनाश भी लेकर आता है। आप देखिए कि बनारस में या अयोध्या में कैसे वहां छोटे दुकानदार, छोटे कारोबारी किस तरह रो रहे हैं आदमी, उनका पूरा धंधा मार लिया गया है और उस धंधे को कॉरपोरेट और करोड़पति लोगों के हाथों में वो चला गया है। और जो पहले फूल माला बेचकर, छोटा बर्तन बेचकर, पूजा की सामग्री बेचकर, झंडा, पोस्टर, बैनर बेचकर अपना जीवन चला रहे थे, वो सब आज सड़क पे आ गए हैं। उनको 2 से 2.5 लाख मुआवजा मिला है, तो वो 2 से 2.5 लाख मुआवजा से वो कितने दिन जिएंगे? वो सब धीरे धीरे शहर से बाहर खदेड़ दिए जाएंगे। यही हाल हमारे सीतामढ़ी का होने वाला है। पुनौरा धाम के आसपास जो लोग रहते हैं उनको भारी नुकसान होने जा रहा है, और जो बड़े पूंजीपति घराने आएंगे वहां, बिल्कुल जो आपको संजय जी रोकना चाहेंगे। जी हमारे साथ माले नेता कमलेश वर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी बिल्कुल, सोनाली खान जी भी हमारे साथ जनसुराज से जुड़ चुकी है। सोनाली जी, क्या कहेंगे, जिस तरीके से लगातार बिहार की सियासत जो है वो देखने को मिल रही है, ऐसे में आज पुनौरा धाम मंदिर का जो है वहां पर माता जानकी मंदिर का शिलान्यास किया गया, इसको लेकर के कहा जा रहा है कि बीजेपी यहां पर भी मंदिर मस्जिद की जो है राजनीति करती हुई नजर आ रही है और वोट बैंक की राजनीति के लिए चुनावी साल है, इसलिए मंदिर का जो है शिलान्यास कराया जा रहा है। आपकी आवाज नहीं आ रही, एक बार माइक जरा ऑन कर ले। जी, मैं ये कहना चाहूंगी इसमें कोई तो जी आ रही है आपकी आवाज। मैं ये कहना चाहूंगी कि इसमें कोई दोहराई नहीं है कि जो भी फैसले अभी लिए गए हैं ये चुनाव के मद्देनजर रखते हुए नहीं लिए गए हैं। जैसे
लोकसभा इलेक्शन में आपने जिक्र किया भी कि राम मंदिर को एक एजेंडा सेट किया गया था, और इसी तरीके से हम ये कहेंगे कि बिहार में ही सीता मंदिर को लेके एक एजेंडा सेट किया जा रहा है। लेकिन मेरा सवाल बीजेपी से ये है, जब वो ये कहते हैं कि उनका आइडेंटिटी है रामायण, हमारे देश की आइडेंटिटी है रामायण, तो क्या रामायण सिर्फ राम से ही है, सीता से नहीं है? तो ये, और मैं ये सवाल बार बार पूछना चाह रही हूँ, जब इसका अनाउंसमेंट 2018 में किया गया था, नीतीश कुमार ने इसका अनाउंसमेंट 2018 में किया था, बट फाउंडेशन इसकी आज 7 साल बाद रखी गई है। और ये मैं सवाल बीजेपी से पूछना चाहती हूँ, से पूछना चाहती हूँ कि ये हम मानते हैं कि अयोध्या मंदिर डिस्प्यूटेड था, उसमें मामला कोर्ट में लंबित था, उसके बाद जो भी फैसला है उसके बाद उन्होंने मंदिर का निर्माण किया, लेकिन क्या सीता मंदिर के साथ ऐसी कोई मजबूरी थी या लीगल कोई पेच था जो उन्होंने ये फैसला इतने लेट से लिया? तो ये बिल्कुल क्लियरली यहाँ पे साफ है कि आपने अंत समय का वेट किया, आपने ये जिस परियोजना को आप बहुत पहले शुरू कर सकते थे, आपने लास्ट मोमेंट का वेट किया। इलेक्शन से 3 महीने 2-4 महीने पहले आप इसकी घोषणा करते, उसका फाउंडेशन करते हैं। अभी मंदिर बनने में तो बहुत समय लगेगा, और इकोनॉमी में कितना फर्क पड़ने जा रहा है, जो कि संजय सर ने कहा, ये बिल्कुल साफ बात है। एक मंदिर बनाने से आप पूरे मिथिलांचल का विकास नहीं कर सकते हैं। मिथिलांचल में ऐसे कई स्थान हैं जिन्हें डेवलप किया जा सकता है। अहिल्या स्थान है, मानेश्वर स्थान है, आप मधुबनी में उगना, सीतामढ़ी में कितने स्थान हैं। तो जब तक आप एक रिलीजियस पूरा सर्किट बिल्ड नहीं करते हैं, सारे जगहों को एक दूसरे से जोड़ते नहीं है, तो आप पूरे इकोनॉमी को चेंज करने की बात नहीं कर सकते। और दूसरी बात यहाँ पे ये है कि मिथिलावासी होने के नाते मैं ये सवाल करना चाहती हूँ मौजूदा सरकार से कि मिथिलावासी की अपेक्षा आपसे मंदिर से कहीं अधिक है। आपने बिहार के लिए वो कोई भी काम नहीं किया जो बिहार के लिए आप कर सकते थे। ना आपने बाढ़ और कटाव की समस्याओं पे काम किया, जिसकी वजह से लोग बहुत पलायन करते, ना आप पे उस पे आपने काम किया। और जो आप एक डिस्पैरिटी देखते हैं साउथ बिहार और नॉर्थ बिहार के बीच, वो बहुत ही बड़ा गैप है जो आज भी हमें दिखाई देता है। तो मैं अंत में यही कहना चाहूंगी कि भूखे पेट भजन नहीं होता है। जब तक आप लोगों को खाना नहीं देंगे, इसका कोई औचित्य नहीं है। पहले लोगों को भोजन मिलना चाहिए, भजन अपने आप स्वयं करेंगे लोग, ये लोगों की आस्था है। इससे बड़ी बड़ी समस्याएं मिथिलांचल की अपेक्षा आपसे कुछ और, बिहार की अपेक्षा कुछ और थी। और जिस ढंग स्ट्रैटेजिकली आप हर मुद्दे को चुनाव से पहले यूज करते हैं, ये सही नहीं है। इसे हम एक इवेंट मैनेजमेंट कहेंगे, जबकि सरकार से हमारी अपेक्षा एक सिस्टमैटिक चेंज की है, एक लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट की है। और ये छोटे छोटे इवेंट करके आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, लेकिन आप इसे वोट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लोगों की अपेक्षा आपसे कहीं ज्यादा है और लोगों की जरूरत कहीं ज्यादा है, जहां तक आपका विजन नहीं पहुंच रहा है। जी बिल्कुल, हमारे साथ माले नेता कुमार प्रवेश जी भी जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रवेश जी क्या कहेंगे? बड़ी अच्छी बात कही कि भूखे पेट जो है भजन, कमलेश शर्मा, भजन नहीं होता है। ऐसे में क्या कहेंगे? जिस तरीके से चुनावी साल है, उनका कहना है कि ये चीज 2018 में हो जाना चाहिए था, उसे ठीक चुनाव से पहले किया जा रहा है, यानी कि वोट बैंक की राजनीति, हिंदुत्व की राजनीति देखने को मिल रही है। विपक्ष लगातार यही सवाल उठा रहा है। सीता और राम ये हिंदुओं के आस्था है, लोग इनकी पूजा करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आस्था का व्यापार करती है, और जहां व्यापार से भारतीय जनता पार्टी को लाभ हो, पैसे के टर्म में या वोट के टर्म में, भारतीय जनता पार्टी और उनके नेतागण वही करते हैं। अयोध्या में जिस तरह से इन्होंने मंदिर के सवाल को उठाया, लेकिन वहां की जनता ने इनको नकार दिया। वहां अयोध्या की जनता ने इनको राम राम कर दिया। राम इनके लिए आस्था के प्रतीक नहीं है, राम इनके लिए पुरुषोत्तम नहीं है, राम इनके लिए केवल वोट बैंक है, जो इनके लिए वोट बनाने का काम करते हैं। तो देश की जनता, बिहार की जनता इसको बेहतर तरीके से समझती है। पुनौरा धाम मंदिर बनाना, मस्जिद बनाना यह सरकार का काम नहीं है। ये जो आस्थावान लोग हैं, उनका काम है मंदिर मस्जिद को बनाना। जब सरकार ही मंदिर बनाने में लग जाए, तो आप कल्पना करिए कि सरकार की समझ क्या है, वो किस तरह के रोजगार विकसित करना चाहती है और किस तरह से राज्य को विकसित करना चाहती है। मुझे याद है कि विश्वेश्वरैया डैम का उद्घाटन करते हुए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी ने कहा था कि आधुनिक भारत के यही मंदिर हैं। आज भारतीय जनता पार्टी ने माने मंदिरों को बना दिया कि यही हमारे यहाँ का इंडस्ट्री है, हमारे यहाँ का विकास का यह एकमात्र प्रतीक है। यहाँ गृह मंत्री महोदय आए हैं, मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर बिहार के जितने भी इंडस्ट्रियल बेल्ट हैं,
तमाम इंडस्ट्रियल बेल्ट को आपने खंडहर में तब्दील क्यों कर दिया? आप बिहार का जो एक विकास है होना चाहिए उसको आपने क्यों नहीं किया? उत्तर बिहार में, जिसमें पूर्णिया से लेकर के पूरे उत्तरी पूर्वी बिहार में सबसे ज्यादा इस देश में मक्का का उत्पादन होता है, उस मक्का पर आधारित उद्योगों को विकसित करने के लिए आपने क्या किया? यहाँ के तमाम मक्का पश्चिम की तरफ रेलगाड़ी में लद करके चले जाते हैं और यहाँ पर किसानों को नहीं मिलता। कटिहार का कागज मिल बंद हो गया, कटिहार का जूट मिल बंद हो गया, पूरे उत्तर बिहार के अधिकांश चीनी मिल बंद हो गए। इसके बारे में गृह मंत्री जी आपका क्या कहना है? तो आपने इस राज्य को क्या कहा? ये कहते हैं रोजगार मिलेगा। रोजगार किस चीज से मिलेगा? प्रधानमंत्री कहते हैं कि पकौड़ा पान बनाने का नौजवानों को ट्रेनिंग दीजिए, इससे इनको रोजगार मिलेगा। और गृह मंत्री कह रहे हैं, या भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रवक्ता मित्र हैं वो कहते हैं कि आप फूल बेचिए, वहां पर बैठ करके आप सिंदूर बेचिए, वहां पर बैठ करके आप लहठी बेचिए, वहां बैठ करके आप चादर बेचिए और इसी के जरिए रोजगार मिलेगा। इसका मतलब है कि इस आधुनिक भारत में आपके पास विकास करने की कोई योजना नहीं है। ये बिल्कुल धार्मिक लोग नहीं हैं, मेरा मानना है ये अधार्मिक लोग हैं और ये ऐसे मुद्दे को उछालते हैं जो तत्कालिक समय पर उनको चुनाव में काम आता है। आज असम की स्थिति देखिए, असम में इन लोगों ने क्या किया। आज असम की स्थिति क्या है? अभी बिहार में जो SIR लाया गया, SIR लाने का उद्देश्य क्या? आपने बिल्कुल 1 महीने का समय दिया और लगातार अखबारों से लेकर तमाम जगहों में हंगामा मचा हुआ है कि SIR के जरिए मैक्सिमम अधिकांश लोगों का वोट काटा जा रहा है। मैं पटना जिला में पालीगंज का रहने वाला हूं, मेरे परिवार के तमाम सदस्यों का नाम है मेरे गांव में और मेरा ही नाम उसमें से कट गया है। अब मुझे फिर से उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा कि मैं वहां का माने वोटर बन सकूं। जी बिल्कुल, आते हैं आपके पास। हमारे साथ जदयू के नेता मनोज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी बोले। मैं ये कहना, 1 मिनट केवल बात, मैं ये कहना चाहता हूं कि 1873-74 से सोन कैनाल में पानी है जो 8 जिलों को सिंचित करने का काम करती रही है। 1949 के स्थिति में आप पानी को कम से कम पहुंचा दीजिए। उसमें बोट चला करता था, आज उसको आपने पैन में तब्दील कर दिया है। उसके किनारों को आपने सड़कों में तब्दील कर दिया। किसान हाहाकार कर रहे हैं। आपके पास विकास की कोई योजना नहीं है। नौजवानों को केवल आप उग्र बना रहे हैं, आप उग्र हिंदू बना रहे हैं। आप चाहते हैं उनके हाथ में तलवार भाला गणासा दे करके उनको उग्र हिंदू बनाएं और सत्ता में पहुंचे। लेकिन यह बिहार है, यह उड़ते हुए चिड़िया को भी हल्दी लगाने का काम करती है बिहार। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जो कुत्सित प्रयास है यह यहां पर नाकाम होगा। और भारतीय जनता पार्टी ने आज जिस तरह से नीतीश कुमार को एकदम ग्रैब कर लिया है, इनके गर्दन को पकड़ लिया है, यहाँ के सत्ता का संचालन तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के जो उनके ब्यूरोक्रेट्स हैं वो करने का काम कर रहे हैं। इसलिए यहां पर कोई इनकी योजना सफल नहीं होगी। हम बिहार की जनता से आपके माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि इनके जो कुत्सित प्रयास हैं, इनकी जो सोच है, इनको धत्ता बताते हुए जी बिल्कुल आते हैं आपके पास। मनोज जी के पास चलते हैं। मनोज जी क्या कहेंगे? ये तो कह रहे हैं कि बीजेपी वालों ने गर्दन दबा करके रखा हुआ है, नीतीश कुमार का कुछ भी नहीं चल रहा है, बीजेपी के जो ब्यूरोक्रेट्स है वो चला रहे हैं। आ रहे कमलेश जी आपके पास। मनोज जी के पास चलते हैं। मनोज जी देखिए, अनिकेत जी, कमरे का मुंह है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, लोकतंत्र है, आपको बोलने की आजादी है। आप 20 बरस से आप बोल ही रहे हैं। 20 बरस से आपको पैर मार के बिहार की जनता ही बाहर कर दे रही है। मैं शुरू से भी कहता हूं और अभी भी कहता हूं, कौन चला रहा है नहीं चला रहा है, आप तो जनता के बीच में 15 बरस से जा रहे हैं। कहाँ है कि आप नहीं जा रहे हैं? हर बार तो आप यही एक तो राग अलपते रहते हैं, दूसरा तो आपने कोई राग अल्पा ही नहीं है। अब ये हुआ वह हुआ ये हुआ, भाई इसका फैसला तो बिहार की जनता करेगी ना भाई। हम आप यहाँ पर बैठ के बड़ी बड़ी भाषण देके अंकेत जी नहीं कर सकते हैं। बिहार की जनता को लगेगी कि नीतीश कुमार जी के सरकार ने कोई काम नहीं किया, ब्यूरोक्रेट कर रहा है, कोई नहीं पूछ रहा है, जनता रो रही है तो हमको बाहर कर देगी। कमलेश जी आते हैं। मत है, अब 20 बरस से तो इनको बाहर किए हुए ही है। ऐसा थोड़ा है कि ये आ रहे हैं, ये हर बार तो जाते ही है। इसी सवाल को लेके, युवाओं के सवाल को लेके
विकास के सवाल को लेके, भ्रष्टाचार के सवाल को लेके, इसी सवाल को लेके लड़ जाते हैं। राम मंदिर के बात करें, सीता मंदिर का बात करें, किसी को अगर कोई आस्था है, आस्था से वोट नहीं मिलता अनिकेत जी। आस्था अलग है लोगों का। हर लोग, चाहे किसी भी दल के लोग हो, वो अपने आस्था का अपना निर्वाह करते हैं। ये बात आपने सही कहा कि आस्था से वोट नहीं मिलता है। राम मंदिर बनाया गया था, अयोध्या की सीट हार गई थी बीजेपी, ये बात आपने बिल्कुल सही कहा। खैर, हम नीतीश जी के पास चलते हैं, आते हैं, मनु जी आपके पास आते हैं। नीतीश जी क्या कहेंगे? भूखे पेट भजन नहीं होता, सोनाली जी कह रही थी, बिल्कुल सही कह रही थी कि भूखे पेट भजन नहीं होगा। क्यों मंदिर मस्जिद कर रहे हैं? विकास के कार्य कीजिए। देखिए सर, मैं बता देना चाहता हूँ, विपक्ष भी इस बात को मान रही है कि बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, एनडीए जो भी वादा करती है उसको समय पर पूरा करती है। ऐसा नहीं है कि बिना वादा किए हुए हम जनता से वोट मांगने चल जाए। नीतीश जी ने जो काम किया बिहार की जनता के लिए, बिहार की जनता भली भांति जान रही है। एक एक घर में बिजली पहुंचाने का काम किया और 125 यूनिट बिजली मुफ्त कर दिया है। सड़कें की क्या स्थिति थी बिहार में, किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन कमलेश जी तो कह रहे हैं कि बीजेपी वाले जो गर्दन पकड़े हुए नीतीश कुमार का। बिल्कुल नहीं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में पूरा भारतीय जनता पार्टी बिहार में चुनाव लड़ने जा रही है और एनडीए सरकार बनाने जा रही है, इसमें कहीं कोई दोहरा नहीं है। विपक्ष का तो काम है वही नीतीश कुमार जी राष्ट्रीय जनता दल के साथ चल जाएंगे, महागठबंधन के साथ चल जाएंगे तो नीतीश कुमार जी अच्छे हो जाएंगे। अभी नीतीश कुमार जी खराब है। यदि माता सीता का मंदिर पुराना धाम में बनता है, भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बना है, तो इससे हर क्या है? हर माता बहन भगवान श्री राम की पूजा करती है, हर माता जानकी का पूजा करती है। बिल्कुल, आते हैं आपके पास, निखिल जी के पास चलते हैं। निखिल जी, क्या दिक्कत है आपको? विपक्ष को क्या दिक्कत हो रही है? क्यों पेट में नहीं पच रहा है अगर जानकी माता का मंदिर बन रहा है तो? निखिल जी, कोई दिक्कत है? आते हैं नीतीश जी, आते हैं आपके पास, बाकी मेहमान भी है। निखिल जी, गौरव इसमें बढ़ गया। ठीक है, दीपक जी के पास चलते हैं। दीपक जी, क्यों दिक्कत हो रही है आपको? आ रहे हैं नीतीश जी, आपके पास आते हैं। दीपक जी, क्यों दिक्कत हो रही है आपको? आते हैं नीतीश जी, आपके पास आते हैं। दीपक जी, क्यों दिक्कत हो रही है? एक चीज बताइए, ढोंगी हिंदू को हो सकता है, हमें दिक्कत क्यों होगा? पाखंड हिंदू को, पाखंड वाले को हो सकता है। अब देखिए क्या है, अब ये लोग जो है रेपिस्ट पाखंड वाले को जो है पेरोल दिला देते हैं, क्योंकि इनके वहां पे जो है राजनीतिक है। तो इसी तरह अयोध्या जी, नीतीश जी जरा सुन लेते हैं, नीतीश जी सुन लेते हैं, दोनों की आवाज आ रही, समझ में नहीं आ रहा, एक एक करके बोले। आपके नेता भी लालू जी पे ही सर फोड़ के गए हैं, अपना कुछ थोड़ा बता पाए। और आप भी, लालू प्रसाद यादव तो राष्ट्रीय ऐसे चेहरे हैं कि जिसपे बोलकर आप निकल जाइएगा, लेकिन बिहार की जनता तो समझ रहा है कि आप कितने पाखंड हैं, किए हैं, अपना गलती तो दिख नहीं रहा है। आपसे सवाल पे पूछ रहा है कैसे बांग्लादेशी आ गया, तो मौन धारण कर लेते हैं। लग रहा है कि आप लोग पहले से ऋषि मुनि से सीख के आए हैं। आप जान लीजिए, जब पहलगांव पे पूछता है तो मौन धारण कर लेते हैं, तो कह रहे हैं इंतजार करें। तो अरे भाई नीतीश भाई, आपकी कुर्सी चिपक गई है। बीजेपी के जो नेता हैं, इन्हें इनकी राजनीतिक जो है बार बार हिंदू और मुस्लिम पर ही घूमता है, और इन्हें मालूम पड़ गया कि बिहार में इनका इस बार मुद्दे पे नहीं चलने वाला है, तो वह क्या करना है। तो लोकसभा चुनाव में श्री राम मंदिर का हमने बात किया, तो इस बार बिहार में चलिए सीता माँ का बात कर लेते हैं। सीता माँ के मंदिर का जो है फाउंडेशन रख देते हैं। लेकिन बिहार की जनता, अरे भाई सुन लेते हैं नीतीश जी, सुन लेते हैं, आप जवाब दे दीजिएगा, सुन लेते हैं, जरा अच्छा लगेगा। वैसे नीतीश जी जरा सुन लेते हैं। अमित शाह को हल्दी कैसे लगाना है, वो हल्दी लगा देंगे बिहार की जनता। आप 11 साल से केंद्र में है, आप पूरा ये दो गुजराती जो है पूरा विकास जो है गुजरात ले जा रहे हैं। सेमीकंडक्टर का फैक्ट्री कहां लगेगा? गुजरात में। टेक्सटाइल फैक्ट्री कहां लगेगा? गुजरात में। बड़ा सोलर प्लांट कहां लगेगा? गुजरात में। आप बिहार को 40 सांसद ले रहे हो, बिहार को क्या दे रहे हो? ट्रेन। क्यों? कि बिहार के मुखिया ने कह दिया है कि बिहार के हम मजदूर भेजते हैं, इसीलिए आप मजदूर ढोर के ले जा रहे हो। जिस बिहार में अनेकों विद्वान पैदा हुए हैं, उस बिहारी को इस बिहार के मुखिया ही मजदूर बोलते हैं, तो उसका तो सहयोगी फायदा उठाएंगे ही कि भाई बिहार को जो है किसी तरह ठग के जो है सांसद ले लो। विकास का काम तो करना नहीं है,
जो है झूठ का जो है बयान पढ़ लो कि हम जो है चीनी का मिल खोल देंगे मोतिहारी में और चाय पिएंगे। उसके बाद जब जनता पूछेगा तो फिर आपको कह देना है पूर्णिया का एयरपोर्ट बना दिए हैं और दरभंगा का एम्स बना दिए हैं और है वो जमीन पे बाढ़ के जमीन पे ही दिख रहा है कि एम्स बना हुआ है। तो इतने झूठे अनिकेत जी, इतने बीजेपी बिहार को ठग रहा है और साथ जो है उनका नीतीश कुमार भी दे रहे हैं। आज नीतीश कुमार का यह स्थिति हो चुका है, मनोज बड़े भाई साहब बात को नहीं माने, बार बार जब भी डिबेट में आते हैं चमड़े के मुंह है, चमड़े के मुंह बोल देते हैं। यह हकीकत है। अमित शाह ना नेशनल मीडिया हो या ना मंच पे नीतीश कुमार का एक बार भी नाम नहीं लेते हैं। जी बिल्कुल, जरा मनु जी के पास ही चलते हैं। मनु जी आखिर बार बार ये सवाल आते हैं, दीपक जी आपके पास आते हैं। मनु जी बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है, आज भी अभी संजय जी कह रहे थे कि बस नीतीश कुमार ने एक बार थाली छुआ, उसके बाद जो है सम्राट चौधरी आगे नजर आ रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा कि दबाया जा रहा है, लेकिन आप मान नहीं रहे हैं। नीतीश कुमार आपके यहाँ जाते हैं तो साधु हो जाता है। अब नीतीश जी को आप लोगों ने गाली, अरे नीतीश जी पे हमारे जरा मनु जी सवाल ले लेते हैं। मनु जी यहां भी आप हाईजेक कर रहे हैं। मनु जी से सवाल पूछा जा रहा है। नीतीश जी, मनु जी बोला कि जब आ रहे दीपक जी आपके पास आते हैं, मनु जी के पास जा रहे हैं। पगड़ी नहीं खोलेंगे और पगड़ी देखिए किस तरह, तो आते हैं मनु जी। देखिए अनिकेत जी, नीतीश कुमार वो आंधी है ना कि ये लोग उनके नाम लिए बिना रहिए नहीं सकते हैं। नीतीश कुमार मुंह खोलते हैं तो समाचार होता है, नीतीश कुमार चुप रहते हैं तो समाचार होता है। इसीलिए नीतीश कुमार की ये लोग चिंता न करें। नीतीश कुमार 2025 से 30 तक मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री रहेंगे। अगर एनडीए की सत्ता आती है, एनडीए पर जनता विश्वास करती है। और काम इन वर्षों में कैसे नहीं हुआ? यही था क्या? ऐसे ही लोग पटना से कहीं चले जाते थे क्या? अभी बहन बता रही थी कि मिथिलांचल में अब कितना देर में ये दरभंगा चली जाती है, कितना देर में ये मधुबनी चली जाती है। ये नहीं आ रहा है। कहाँ इनके राज्य में छोटा ट्रेन चलता था, इस राज्य में बड़ा ट्रेन चल रहा है। सभी हो गई है। रोड का पूरा यहाँ विकास हुआ। उसके बाद मखाना का यहाँ आया। आज मिथिला हाट से क्या आमदनी हो रही है बिहार को, तो बिहार का किसने नहीं किया? कैसे नहीं हुआ है? ये स्थिति नहीं थी 15 वर्ष पहले बिहार की। लोग नहीं कर सकते थे, लोग चल नहीं सकते थे। आज घर घर में बिजली दीपक जी आपके पास आते हैं, बाकी मेहमान भी है। तो इसीलिए अब इसी चीज का फैसला जनता करेगी। लेकिन ये कहना कि मिथिलांचल में कुछ नहीं हुआ, ये मिथिलांचल का ही अपमान है। आज मिथिलांचल पूरे विश्व में एक प्रसिद्धि लेके आ रही है। उनके टाइम में भी था, जब पुरानी सरकार थी तो उसके टाइम में भी था मिथिला पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग, लेकिन कोई विदेश में नाम नहीं जानता था। आज करोड़ों अरबों रुपया का व्यापार यही मिथिला पेंटिंग और मधुबनी पेंटिंग कर रही है अनिकेत जी। इसीलिए मिथिलांचल पर सरकार का ध्यान है। सरकार हमेशा ही मिथिलांचल के लिए जी बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि ध्यान है। जी मनु जी आप कह रहे हैं कि ध्यान है, विकास हुआ है। सोनाली जी आप कह रही कि नहीं हुआ, ये तो कह रहे हैं कि हुआ है। 10 सेकंड अनिकेत जी, 10 सेकंड हमें दिया जाए, बड़े भाई साहब का जवाब देना चाहिए। 10 सेकंड जी। अनिकेत जी आपके पास भी आ रहे हैं। 10 सेकंड अनिकेत। मनोज बड़े भाई साहब ये बोल रहे हैं जस्ट लाइक वो नरेंद्र मोदी जी की तरह कि 2014 से पहले भारत को कोई जानता था जी विश्व में। जब हम आए, आप सर बोल रहे हैं 2014 में नरेंद्र जी के बारे में, मोदी जी के बारे में बोल रहे हैं, उसके बाद भी जनते उनको ला रही है ना। बिहार जो है, बिहार को कम से कम हम लोग के आने से नहीं जाना है। हमारे बड़े भाई साहब कोई सजा बिहार को आजादी से पहले। ठीक है, इस पर बिहार पर बात करते हैं, बिहार पर बात करते हैं। सोनाली जी के पास चलते हैं, आते हैं आप दोनों के पास। सोनाली जी, क्या मिथिलांचल का विकास नहीं हुआ है? मनु जी कह रहे हैं कि विकास हुआ है। आते हैं आप दोनों के पास, आते हैं मनु जी, दीपक जी आते हैं, बाकी मेहमान भी जुड़े हुए हैं। सोनाली जी दोनों का आवाज म्यूट करें, दोनों का आवाज म्यूट करें। सोनाली जी लग रहा है आज करोड़ों का कारोबार हो रहा है। पूरे बिहारी को बदनाम करने का काम लालू यादव ने किया। ठीक है, आते हैं सोनाली जी के पास से। सोनाली जी बोले।
मैं ये कहना चाहती हूँ जी। सरकार जी बोलिए। सरकार ये चाहती है, जो मनु जी कह रहे हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार ने जो भी काम किया वो उसकी जवाबदेही नहीं है। उन्होंने जनता पे एहसान किया और उनके लिए उसकी पीठ थपथपाई जाए, लेकिन उन्होंने जो काम बात आप बोल रही है ना यहाँ पे- बदला जी, ये मत आप मत बोलिए नहीं, ये नहीं, तो बात मैं यही कि आसान बिल्कुल। आसान क्या कर रहे हैं। उस समय उस सरकार की आसान की बात नहीं थी क्या? वो मैं यही सरकार कहना चाह रही हूँ सरकार कि का नहीं अगर था। आप- अरे जनता अगर के आप हित के लिए हमने नहीं किया है। बनाएंगे, अगर हमने आप जनता बिजली के नहीं देंगे तो भावनाओं को क्या मनु जी समझा जरा है। सुन लेते हैं, मनु जी सुन लेते हैं। मैं वही बात को मैं मनु जी सुन लेते हैं, आपकी बातों को मनु जी सुन रही थी। पूछा जा रहा है। ये एहसान नहीं कर रहे हैं, ये हमारे ये जनता का जी, मनु जी सुन लेते हैं जरा। राइट है। नहीं अनिकेत जी, ये शब्द कहाँ से हुआ कि ये एहसान का? ये जनता का फंडामेंटल राइट है। हम मैं उस वही right कहना को- चाह रही हूँ कि सरकार अगर इतना भी काम नहीं करेगी, बिजली सड़क नहीं बनवाएगी तो क्या करेगी? आप मुझे 15 इसका बरस जवाब पहले दीजिए। क्या था? आप तो अगर उस हमारे समय आजादी को दरवाजे अगर से आने में 75 आपको साल की क्या अमृत स्थिति था? महोत्सव की बात करते हैं, अगर आज भी हम बिजली पानी पे ही अटके रह जाएं तो ये कहाँ का डेवलपमेंट है? हम ये बात कहना चाह रहे हैं कि सरकार ने आज तक जो काम नहीं किया, बिहार आज भी हर मामले में पीछे है। इससे कोई भी पैनलिस्ट यहाँ पे नहीं मुकर सकता है। लेकिन आपने बिजली दिया, सड़क दिया, हम इस बात का कब तक भजन करते रहेंगे? हमें उससे आगे देखना है और बिहार अभी भी बहुत पीछे है। तो हमारा यही कहना है कि बिहार, जो आप कह रहे हैं ना, अभी भी बिहार में इंडस्ट्रीज के नाम पे कुछ भी नहीं है। 16-17 प्रोडक्ट्स हैं ऐसे बिहार जो जीआई टैग जिनको बिहार से मिला हुआ है, जी। बट उनका इंटरनेशनल मार्केट क्या है? सरकार ने क्या प्रमोट किया? मिथिलांचल एक मछली का बहुत बड़ा हब है, लेकिन मछली का मार्केट कहाँ है? सब्जियां यहाँ पे भरपूर होती हैं, अनाज यहाँ पे एग्रीकल्चर स्टेट भरपूर होता है, बट मार्केट आज तक सरकार उपलब्ध कराने में असक्षम रही है। तो अगर ये सवाल आपसे हम पूछते तो आप बिजली, रोड, पानी इस पे ही जाते हैं। ये चीजें बहुत पुरानी हो चुकी हैं। अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, हमें इससे आगे बढ़ के बात करना होगा। तो हम बिल्कुल आते हैं आपके पास, कमलेश जी के पास चलते हैं। कमलेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे विकास को लेकर के। जी, सबसे पहली बात तो मैं कहना चाहता हूं अनिकेत जी कि आप जिनको जो समय अलॉट करें उनको ही अपनी बात रखनी चाहिए जी। ऐसे हमारे भाजपा के मित्रों को जो ट्रेनिंग है उनके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का, वो बनारस के वहां जो लंठ होते हैं उनको कहा जाता है कि कंठ के लंठ हैं। तो थोड़ा कंठ के लंठई के इन लोगों को ट्रेनिंग बहुत कड़ा है और विरोध को तो सुनने के लिए तो बिल्कुल सुन लेते हैं नितेश जी, सुन लेते हैं, फिर वही बात सुन लेते हैं। बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं होते हैं। जैसे मनु जी ने अभी रिएक्ट किया, तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि भाजपा के हमारे मित्र ने कहा कि जो भाजपा के नेता कहते हैं वो उसको पूरा करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जब सत्ता में आए थे तो आपने तो कहा था कि हर भारतीय के खाते में 15 लाख रुपया देंगे। आपने अभी कहा था कि 2 करोड़ मत बोलिए, 2 करोड़ नौजवान बोलना कीजिए, सुन लेते हैं नितेश जी, आपकी बातों को वो सुन रहे थे। नितेश जी सुन लीजिए, नितेश जी सुन लीजिए, जवाब उसके बाद दीजिएगा। मनु जी सुन लेते हैं जरा। अगर नहीं बोलने देंगे मनु जी तो आप ऐसा करिए, मनु जी सुन लेते हैं। ऐसा करिए कि अनिकेत जी से, मनु जी जरा सुन लेते हैं, मनु जी सुन लेते हैं, फिर आप जवाब दे दीजिएगा। आप अनिकेत जी से कहिए कि वो केवल भाजपा और जदयू के प्रवक्ताओं को यहाँ पर बुला दें। मनु जी जरा सुन लेते हैं पहले, मनु जी सुन लेते हैं, फिर जवाब दीजिएगा। बुलाते हैं तो विपक्ष का सुनने के लिए कमलेश जी मुद्दे पर बात करते हैं, कमलेश जी मुद्दे पर बात करते हैं। मनु जी आप जवाब दे दीजिएगा, पहले सुन लेते हैं जी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप वादा तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, वादा को पूरा करने का काम तो आप बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। और जो मनोज जी कह रहे हैं नीतीश कुमार जी के बारे में, क्या सचमुच में मनोज जी आप अपने हृदय की आवाज पर बात बोल रहे हैं, हृदय की बात बोल रहे हैं? क्या नीतीश कुमार जी को भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से ग्रैब नहीं कर लिया है? क्या उनको यहाँ एक मत ठुकवा मुख्यमंत्री नहीं बना दिया है? क्या उनको एक पुतले की तरह रख करके और सारा सत्ता का संचालन भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है? आप बोलिएगा, अपने बारे में बोलिएगा, अपने बारे समय में मनोज जी बोलिएगा, मैं आपकी पूरी बोलने दीजिए। ये आप जो है ये पट्टी है, आप बोलने नहीं दीजिएगा लोगों को, तो आप नहीं मनु जी सुन लेते हैं, मनु जी सुन लेते हैं। एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको केवल वोट बैंक से मतलब है। भारत का गृह मंत्री या भारत के गृह मंत्री सवाल का जवाब देंगे कि मणिपुर आपके इस राज्य, इस देश का एक हिस्सा है
भारत के प्रधानमंत्री को, चलिए बिहार पर आते हैं, मणिपुर नहीं जाते हैं। बिहार के मुद्दे पर बात हो रही है, मणिपुर नहीं जाना है हमें। भारत के प्रधानमंत्री को मणिपुर जाने का मौका नहीं मिला। आपने कमलेश जी बिहार पर रहते हैं, मणिपुर की बात नहीं करते हैं। दिखा नहीं किया। आपने बिहार को श्रम सप्लाई करने वाले स्टेट बदल दिया। आप 20 साल से सत्ता में हैं और 20 साल से सत्ता में रहते हुए केवल लालू यादव का नाम लेते हैं। या तो आपके लिए संजय जी के पास चलते, दोनों का आवाज म्यूट करें। संजय जी के पास चलते, संजय जी क्या कहेंगे? बात बिहार से होते होते सीधे मणिपुर पहुंच जाता है। बिहार की कोई बात ही नहीं कर रहा, बिहार के विकास की कोई बात ही नहीं कर रहा। ये कह रहे हैं कि हम ट्रेन दे दिए हैं, विपक्ष वाले कह रहे हैं ट्रेन मिला है लेकिन यहां से मजदूर जा रहे हैं। संजय जी के पास चलते, आते हैं आप दोनों के पास। संजय जी आ रहे, कमलेश जी आपके पास, कमलेश जी आते हैं आपके पास, इनका आवाज जरा म्यूट करें। आते हैं संजय जी। ढकनी भर पानी क्या है जी, ये कमलेश जी जरा सुन लेते हैं, संजय जी कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। कमलेश जी, लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं, लोग इलाज कराने के लिए जा रहे हैं, लोग रोजगार के लिए जा रहे हैं। तो आप मनोज जी जरा बताइए और भाजपा के प्रवक्ता बताइए कि 20 साल में आपने किया क्या है। बिल्कुल इनसे जवाब ले लेते हैं। कमलेश जी अब आप जवाब देने दीजिए, तब तो ये जवाब देंगे। कमलेश जी ने कहा था, कमलेश जी अब जवाब देने का मौका दे, समय की थोड़ी कमी है। कमलेश जी मेरी आवाज आ रही है, इनका आवाज म्यूट करें। संजय जी बोले। जी मैं आ रहे नितेश जी, आते हैं आपके पास, जरा संजय जी के पास आ लेते हैं जी। देखिए राष्ट्रीय मुद्दों पर हम चर्चा कर लेंगे जी। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये आज पहला मौका था जब बिहार में और मिथिलांचल की धरती से अमित शाह ने सीताराम बोला, जय सिया राम बोला, जय श्री राम नहीं बोला, क्योंकि उनको मालूम है कि बिहार की धरती में महिलाओं का अपमान करके जय श्री राम बोल के आप नहीं जीत सकते। यहाँ आपको जय सिया राम बोलना पड़ेगा, सीताराम बोलना पड़ेगा। और ये बात अमित शाह को समझ में आई। आप देखिए अमित शाह ने क्या कहा आज यहाँ आकर। उन्होंने रोजगार की कोई बात नहीं की, उन्होंने फैक्ट्री लगाने की कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा कि मैं बनिया का बेटा हूं, आना पाई का हिसाब रखता हूं, और उसी का हिसाब देते हुए उन्होंने धर्म की बात नहीं की, उन्होंने राजनीति की बात की, चुनाव की बात की, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की बात की। आए थे माता सीता का मंदिर का उद्घाटन करने, शिलान्यास करने, और बात कर रहे थे ऑपरेशन सिंदूर की। और पूछ दीजिए अगर बीजेपी वालों से कि कितने राफेल गिरे तो भागने लगेंगे वो। उन्होंने वो यहाँ आकर उन्होंने बात क्या की, SIR की बात की, घुसपैठिए की बात की, जिसके लिए वो खुद जिम्मेदार थे। तो अमित शाह साहब ने यहाँ आकर उन्होंने ये बताया कि देखो हम जो है चुनाव अगर जीतेंगे तो नीतीश कुमार नहीं मुख्यमंत्री बनेंगे, NDA का मुख्यमंत्री होगा। और NDA का मुख्यमंत्री कौन होगा, उसके लिए उन्होंने नाम सामने किया हुआ है। वो नाम है जो आपको दिखाई दिया, जो थाल लेके सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार पीछे से हाथ चुहाए हुए थे, वो थे। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि बिहार में इस बार NDA के पास कोई मुद्दा दिखाई नहीं दे रहा है, और वो महागठबंधन जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहती है उन मुद्दों से वो भाग रहे हैं, उसका कोई जवाब नहीं है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री फिर आएंगे तो बिहार में जो रोजगार है, बिहार में जो युवाओं का संकट है, बिहार में जो पर कैपिटा इनकम कम है, बिहार में जो गरीबी है, गुर्बत है, उस पर वो अपनी बात रखेंगे और चुनाव का नया एजेंडा सेट। जी बिल्कुल, निखिल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। निखिल जी क्या कहें? जी बिल्कुल, क्या कहेंगे नितेश जी? लगातार सवाल उठ रहा है, क्या आपके पास कोई एजेंडा नहीं है? बिल्कुल हम लोग के पास एजेंडा है और एजेंडा पर ही काम करके जनता के बीच में काम कर रहे हैं। सारे एजेंडा को जो भी हमने वादा किया उसको पूरा करके जनता के बीच जाएंगे और जा रहे हैं। इनके तरह खोखला वादा करके और हवाई बातें करके
जनता के बीच नहीं जाना है। 20 वर्षों के बात करते हैं तो आप 20 वर्षों से सत्ता में जनता आपको क्यों नहीं आ रही है? समाजवादी लोग क्या बोलेंगे? तो देश को टुकड़े करने वाले गैंग के सपोर्टर लोग क्या बोलेंगे? आप समझ सकते हैं। जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। दीपक जी क्या कहेंगे? इनका कहना है कि विपक्ष को पच नहीं रहा है, बिहार का विकास हो रहा है लेकिन इनको दिख नहीं रहा है। क्या निकेत जी, अब हम लोग 2020 के भी चुनाव में मुद्दे पे थे और इस बार ये कितने भी अमित शाह जितने अपने आप को चालाक समझते हैं ना, ये लोग उन्हें पूछते हैं बीजेपी वाले कि चाणक्य मानते हैं कि मुद्दे से भटका देंगे, हिंदू मुस्लिम कर देंगे, लालू यादव को मुस्लिम से जोड़ देंगे, लेकिन इन्हें इस बार के 2025 के विधानसभा चुनाव में मुद्दे पर ही हम लोग लड़ेंगे और बिहार के जो जन कल्याण का मुद्दा होगा उस मुद्दों पर हम चुनाव लड़ेंगे, जिसमें कि युवा का पलायन, युवाओं के रोजगार, वृद्ध और किसान, ये तमाम जो योजना है, कल कारखाने, तमाम योजनाओं पर ही हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और जिस तरह से अमित शाह आज आए, सिर्फ विपक्ष को घेरने का काम किए और सिर्फ राजनीतिक, आप देख लीजिए, आप मंदिर का फाउंडेशन करने आते हैं लेकिन आप जो है पुनः राजनीतिक पे आ जाते हैं। तो इससे क्लियर है कि आपका मंशा क्या है, किस मंशा के साथ आप बिहार चुनाव में लड़ना चाह रहे हैं। आप बीजेपी के एजेंडा क्लियर है कि बीजेपी पुनः अपने हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर ही बिहार चुनाव लड़ना चाहता है। जिस तरह से आपने झारखंड के भी चुनाव देखे होंगे, जब ये एक हायर प्रभावी क्या कहते हैं, असम के मुख्यमंत्री को हायर किए थे, बार बार जिस तरह से वो भी कह रहे थे कि यहाँ जो है बाहरी घुसपैठियों विदेशी आ चुके हैं, उसी तरह अमित शाह आज जोर जोर से गले के नस उनका दिख रहा था। और खैर ये तो चुनाव में ही पता चल जाएगा कि आखिर जनता किसके साथ है। फिलहाल आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से बिहार में जैसे जैसे चुनावी दिन जो है नजदीक आ रहे हैं, ऐसे ऐसे में सभी राजनीतिक समीकरण जो है साधने में लगे हुए। आज गृह मंत्री अमित शाह सीतामढ़ी पहुंचे थे, जहां माता जानकी मंदिर का शिलान्यास किया गया, लेकिन विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है कि आखिर चुनाव नजदीक आने पर ही क्यों हो बीजेपी को यह नजर आ रहा है, पहले क्यों नजर नहीं आ रहा था, पहले क्यों इसके विकास की बात नहीं कही जा रही थी। उनका कहना है कि साफ तौर पर यहां पर हिंदू मुस्लिम की राजनीति की जा रही है बीजेपी की तरफ से। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि मिथिलांचल, यानी मिथिलांचल की धरती जहां पर 60 सीटें हैं और ऐसे में यहां पर एनडीए का पकड़ माना जाता है। अगर पिछली चुनाव की अगर बात की जाए तो 40 सीटें यहां पर एनडीए को मिली थी। ऐसे में एक मजबूत है, अगर मिथिलांचल एनडीए ने मजबूत कर लिया तो सत्ता की चाबी जो है वो एनडीए के हाथों में एक बार फिर से मिल सकती है। ऐसे में सीतामढ़ी जो है और मिथिलांचल की धरती बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है एनडीए के लिए। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बने रहे टी45 के साथ। नमस्कार।